गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पिन कपलिंग या इसी को हम स्पिन इंट्रैक्शन भी कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पिन कपलिंग क्या होती है? द इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ नाइबरिंग न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल में कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल इन द स्पेक्ट्रम। दिस इज नोन एज स्पिन कपलिंग। ठीक है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ नाइबर न्यूक्लियाई। ठीक है, नाइबर न्यूक्लियाई की स्पिन और किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी न्यूक्लियाई का सिग्नल उसके नाइबरिंग न्यूक्लियाई के स्पिन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो नाइबरिंग न्यूक्लियाई के स्पिन के कारण किसी भी न्यूक्लियाई के सिग्नल में स्प्लिटिंग हो जाना ही क्या कहलाता है? स्पिन कपलिंग कहलाती है। ठीक है, विच अकर थ्रू अ स्लाइट अनपेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन द स्पिन ऑफ द नियर बाय न्यूक्लियस अफेक्ट्स द मैग्नेटिक इन्वायरमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, वी आर ऑब्जर्विंग एंड द सिग्नल इज नॉट अ सिंपल सिंगलेट बट अ मल्टीप्लेट। ठीक है, तो स्पिन ऑफ किसी भी न्यूक्लियस के स्पिन इफ़ेक्ट हो जाते हैं। किसके का इफ़ेक्ट होता है? किसका? मैग्नेटिक इन्वायरमेंट का। उस पर क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस के स्पिन से मैग्नेटिक, जो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो किसी भी नाइबर यानी जो पास के न्यूक्लियस होते हैं उसके स्पिन के कारण जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। तो जिसके कारण जो सिग्नल होता है वो सिंपल ना होके मल्टीप्लेट हो जाता है। ठीक है, वो सिंगलेट ना होके मल्टीप्लेट हो जाते हैं, यानी वो सिंगल ना होके उसमें कई पिकलेट। ठीक है, मतलब एक सिंगल पिक ना होके कई सारे पिकलेट बनते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीप्लेट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द नंबर ऑफ नियर बाय आइटम। जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे, और जो भी पास में आइटम प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर पे डिपेंड करती है। अब हम इसे किसी एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, कंसिडर अ मॉलिक्यूल ऑफ एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, हमने एथिल ब्रोमाइड को कंसिडर कर लिया। तो द स्पिन ऑफ टू प्रोटॉन कैन कपल्ड विथ एडजेसेंट मैथिल ग्रुप इज 3 different way to relative to external field. The 3 different way to alignment are। ठीक है, यहाँ हमने एथिल ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड में क्या है? हमें 2 तरह के प्रोटॉन मिलते हैं, ए और बी। ठीक है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 5। ठीक है, जिसमें से 3 क्या है? इक्विवेलेंट है और 2 क्या है? इक्विवेलेंट है। तो यानी हमें 2 तरह के प्रोटॉन्स मिलते हैं, और दोनों प्रोटॉन के सिग्नल क्या होंगे? एक ही नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन इन प्रोटॉनों के कारण, ठीक है, हमारा जो CH3 ये वाला प्रोटॉन है वो क्या है? 2 प्रोटॉन के साथ अटैच है। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये कई तरह से अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये 3 डिफरेंट तरह से अरेंज हो सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला अरेंजमेंट, ये हमारा B0 क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन है, और दोनों प्रोटॉन क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है। तो जिससे क्या हो जाता है? रेनफोर्सिंग, यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह दूसरा अरेंजमेंट क्या है? एक प्रोटॉन क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और दूसरा अपोजिट है। ठीक है, तो जिसके कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टिंग। ठीक है, तीसरा तरह का अरेंजमेंट क्या है? जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारे इस प्रोटॉन है वो किस डायरेक्शन में है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जिससे इसका क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? किसी न्यूक्लियस पे कम होता है, यानी वो सिल्ड हो जाती है। तो इस तरह जो हमारे सिग्नल मिलेंगे वो कैसे रहेंगे? ट्रिपलेट। वो एक
पिक ना होंगे वो हमें ट्रिपलेट पिक मिलेंगे। तो रिजल्ट विद द इंटेंसिटी रेशियो कितना होगा 1:2:1 विच करस्पॉन्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, इसी तरह also the spin of 3 proton can coupled with the adjacent methylene group in 4 different way to relative to external field। इसी तरह अगर हम ये CS2 की बात करते हैं तो किससे कपल्ड है CS3 से, यानी ये S2 प्रोटॉन S3 प्रोटॉन से कपल्ड है। तो ये भी एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा चार तरह से अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों प्रोटॉन क्या हो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होगा स्ट्रांगली रेनफोर्सिंग, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसी तरह दो प्रोटॉन क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और तीसरा क्या है अपोजिट, इसमें क्या है दो उसी डायरेक्शन में तीसरा अपोजिट। तो इस तरह के क्या होंगे अगर इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं प्रोटॉन का स्पिन इस तरह से अरेंज होता है तो क्या होंगे इसमें क्या होंगे वीकली रेनफोर्सिंग इन द एक्सटर्नल फील्ड। इसी तरह तीसरा अरेंजमेंट इस तरह से है, इसमें भी क्या होंगे वीकली अपोजिंग होंगे बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्थ अरेंजमेंट में क्या है अगर तीनों प्रोटॉन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज रहे हैं तो क्या होगा यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी। तो चार तरह के अरेंजमेंट मिलेंगे तो इसीलिए जो हमारा पिक होगा वो कैसा होगा क्वार्टरेट होगा। तो क्वार्टरेट ऑफ पिक रिजल्ट विद द इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी 1:3:3:1 विच करस्पॉन्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ ऑल अलाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ हम NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एथिल ब्रोमाइड का NMR स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो हमें पता है कि दो तरह के प्रोटॉन हमें मिले हैं तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें दो तरह के पिक मिलने चाहिए, दो पिक मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पिन कपलिंग के कारण इन पिक की क्या हो जाती है स्प्लिटिंग हो जाती है तो हमें एक पिक ना मिलके पिकलेट मिलते हैं छोटे छोटे। अगर 3 पिक मिलते हैं तो उसे ट्रिपलेट कहते हैं, अगर 4 पिक मिलते हैं तो उसे क्वार्टरेट कहते हैं। ठीक है, TMS क्या है यहाँ पे ट्राईमेथिलसिलेन है। हम लोग यहाँ पे टाउ स्केल की बात किए हैं यानी। ठीक है, TMS एक रेफरेंस कंपाउंड है, इसको रेफरेंस में लेते हुए दूसरे प्रोटॉन की हम लोग NMR स्पेक्ट्रम निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह B के लिए हमें क्या मिलता है क्वार्टरेट, B प्रोटॉन के लिए हमें क्वार्टरेट पिक मिलते हैं और A प्रोटॉन के लिए हमें ट्रिपलेट पिक मिलते हैं। ठीक है, The relative intensity of individual line of multiplate correspond to the numerical coefficient of the line in the binomial expression। ठीक है, तो किसी भी लाइन की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बायनॉमिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अगर इसकी n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 + 2x + x²। तो इस तरह हमें अगर n की वैल्यू 2 है तो हमें ट्रिपलेट मिलता है और इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है 1:2:1। इसी तरह n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 + 3x² + 3x + x³। तो जो लाइन होगी वो कैसी होगी क्वार्टरेट होगी और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और क्वार्टरेट हमें कब मिलेंगी किसके कारण मिलेगी 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर नाइबरिंग प्रोटॉन कितने होने चाहिए 3। अगर 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होता है तो हमें कैसा पिक मिलता है क्वार्टरेट पिक मिलता है और उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी होती है 1:3:3:1 होती है। इसी तरह सिमिलरली जाते हैं
तो क्या होता है, द लाइन ऑफ पेंटेड, पेंटेड को हम लोग क्विंटेड भी कहते हैं। फॉर्म विल बी, रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1:4:6:4:1। इसी तरह फर्दर आगे जाते हैं, पेंटेड के बाद सेक्टेड, हेप्टेड, ठीक है। इस तरह हमें क्या होते हैं, स्पिन कपलिंग के कारण सिग्नल में स्प्लिटिंग होती रहती है। थैंक यू।